हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आइए, आज हमें बेयर एक्ट देखना था और एक एक प्रोविजन बेयर एक्ट के जरिए जानना था। पहली चीज क्या, 79 कौन सा भाग चल रहा है? ये संविधान का भाग 5। भाग 5 का नाम क्या है? संघ। ठीक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 79 से 122 संसद। संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। संसद, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, यानी 3 अंग हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस प्रेसिडेंट। अब है आर्टिकल 80, राज्यसभा की संरचना क्या होगी? ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं, बस बेयर एक्ट से देख रहे हैं कि क्या क्या बातें संविधान में लिखी हुई हैं। राज्यसभा की संरचना क्या होगी? राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य, मतलब 12 सदस्य जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। किसकी बात हो रही है? राज्यसभा, आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में है। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य हैं। दूसरा, राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक, अनधिक मतलब 238 से ज्यादा नहीं, प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। तो 238 हो गए स्टेट प्लस यूटीज से, और 12 हो गए किससे? नॉमिनेटेड। इसका मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 238 प्लस 12 यानी कि 250। ठीक, फिर कह रहा है राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन कहां पर दिया गया है? चौथी अनुसूची में इस के लिए जो उपबंध हैं उनके अनुसार से होगा। तो चौथी अनुसूची का क्या है महत्व? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों के सीटों का आवंटन दिया हुआ है। ठीक है। फिर 80 का 3 कहता है राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य। खंड 1 के उपखंड 3 के अधीन मतलब वहां दिया गया है नाम निर्देशित सदस्यों के बारे में। तो सीधे देखिए, जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य हैं वो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अर्थात का मतलब कुछ एरियाज दे दिए गए हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इस तरह के जो विशिष्ट क्षेत्र हैं, इसमें विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोग राज्यसभा जा पाए तो वो इलेक्शन लड़ के नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि मनोनीत करके जाएं। और पर्पस क्या है? जो एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत जाने माने लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव है वो, या जिनके ज्ञान का बड़ा मतलब दबदबा है, ठीक है, विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है, उनको राज्यसभा में शामिल किया जाए, ये पर्पस है। तो नाम निर्देशित लोगों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से लिया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत। और हमने इसको विस्तार से प्रेसिडेंट पढ़ते हुए समझ लिया था कि दोनों तीनों में क्या अंतर है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि राज्यसभा में पहली बात कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। प्रेसिडेंट का कौन करता है? कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? एमपीज इलेक्टेड, एमएलएज इलेक्टेड। ठीक है, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी शामिल है, क्योंकि विधानसभा सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी में। अगली बार होगा तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा।
तो इसी तरीके से राज्यसभा के जो इलेक्टोरल व्यवस्था है, राज्यसभा में एमएलएज शामिल होते हैं, कौन? इलेक्टेड, निर्वाचित। और मैंने कल ही बताया था आपको कि इलेक्टेड, क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, इसलिए अगर यूटीज की बात करेंगे तो कौन कौन शामिल होगा? सिर्फ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर, क्योंकि बाकी जगह विधानसभा है ही नहीं, तो उनके सदस्य राज्यसभा में शामिल नहीं होंगे। तो यही कह रहा है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का, अच्छा ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किस मेथड से होगा? ठीक प्रेसिडेंट वाले और वाइस प्रेसिडेंट वाले मेथड से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। और 80 का 5 कह रहा है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। इसका मतलब यूटीज के लिए संसद को शक्ति दी गई है कि लॉ बनाए और लॉ बनाकर निर्धारित करे कि कैसे चुना जाएगा, जबकि यहां साफ साफ लिख दिया गया है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इस मेथड से होगा। ठीक है, तो होता वैसे ही है, दोनों ही एक ही तरीके का है, लेकिन यहां संसद को शक्ति दी गई है संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। दूसरा है 81, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 331 क्या है? अनुच्छेद 331 में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व में कमी है, तो उस कंडीशन में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। मैंने बताया ये क्लॉज अब खत्म हो चुका है, अब ये प्रोविजन खत्म हो चुका है। किस संविधान संशोधन से? 104वें संविधान संशोधन से। मैंने ये भी बताया था कि 334 में दिया हुआ है, 334 में अमेंडमेंट करके इसको खत्म कर दिया गया है। तो 81 का क देखिए, राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों, यानी क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन है, यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत की व्यवस्था नहीं होती। कौन सी व्यवस्था है ये? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, जिसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू किया जाता है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रादेशिक निर्वाचन पद्धति भी कहते हैं, लेकिन आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी याद रखेंगे। तो राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 530 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, यानी मैक्सिमम जो स्टेट से मेंबर होंगे वो 530 होंगे। और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी 20 मैक्सिमम होंगे जो यूटीज से हो सकते हैं। और हमने संरचना देख ली थी। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य 1 हो। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव 1 हो। यह क्या बात कर रहा है? जो हमने कल पढ़ा था उदाहरण के साथ। क्या पढ़ा था हमने कल? लोकसभा में निर्वाचन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए 100 लोग कहीं अगर रहते हैं, ठीक, और हर 10 लोग पर एक
प्रत्याशी चुनकर आएगा, एक उम्मीदवार चुनकर आएगा, एक सांसद चुनकर आएगा, तो इसका मतलब है कि यहां 10 सीट हैं। इन 10 सीट को 3 हिस्सों में अगर बांटे, ए, बी और सी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दें अगर, या स्टेट में बांट दें, ए, बी और सी 3 स्टेट हैं। मान लीजिए कि ए स्टेट में 40 लोग रहते हैं, बी स्टेट में 20 लोग रहते हैं और सी स्टेट में 40 लोग रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को मिलना चाहिए हर 10 सीट पर, 10 लोग पर एक सीट हुआ। तो इसका मतलब ए को मिलना चाहिए 40 अगर लोग रहते हैं तो 4 सीट मिलना चाहिए। बी में 20 लोग रहते हैं तो 2 सीट मिलना चाहिए, और सी में 40 लोग रहते हैं तो 4 सीट्स मिलने चाहिए। ये हो गया पहला मेथड। इसी को कह रहा है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन। किसकी बात हो रही है, एक राज्य में कितने लोकसभा सीट्स होंगे, तो प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का जो आवंटन होगा वो इस तरह से होगा कि जितने सीट्स हों और जो जनसंख्या हो उसका रेशियो बाकी राज्यों की तुलना में एक जैसा हो। ठीक है। दूसरी बात, अब तो ये बात हो गई कि अलग अलग स्टेट के बीच में एक समानता हो, लेकिन इसी स्टेट में जरूरी नहीं है ना कि 40 लोग में अगर 4 सीट मिला हुआ है तो इस 40 लोग में मान लीजिए 15 लोग यहां रहते हैं, 5 लोग यहां रहते हैं, 20 लोग यहां रहते हैं, कितना हो गया, 40 हो गया, इसको 10 कर लीजिए, और 5 लोग यहां रहते हैं। ठीक है, तो 40 सीट है, 40 लोग रहते हैं, 4 सीट इसको दिया गया है। अब 4 सीट को इस तरह से देना है कि जनसंख्या के साथ तालमेल बना रहे। अब मान लीजिए इसको 1 सीट देंगे अगर, तो 5 ही लोग पर एक प्रत्याशी हो गया, लेकिन यहां 10 लोग पर एक प्रत्याशी हो रहा है, एक सांसद यहां 10 लोग पर चुना जाएगा, यहां 5 ही लोग पर एक सांसद चुना जाएगा, यहां 20 लोग पर एक सांसद चुना जाएगा। तो यह समानता नहीं बन पा रही। तो क्या हम ऐसा कुछ कर दें अंदर कि जो एक एरिया हो उसमें किसी तरीके से 10 लोग आ जाए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि इस पूरे एरिया में 20 लोग टोटल रहते हैं। ठीक है, अगर टोटल 20 लोग रहते हैं तो यहां 10 लोग रहते हैं और 10 लोग इस वाले इलाके में रहते हैं अगर। ठीक है, या यहां 10 लोग रहते हैं, यहां 5 लोग रहते हैं और यहां भी 5 लोग रहते हैं। क्या हम ऐसा अंदर इसको बांट सकते हैं कि इस पूरे इलाके को एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दें, इस वाले इलाके को जिसमें 10 लोग रहते हैं, फिर इसको और इसको मिलाकर एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा घोषित कर दें, इसको और इसको मिलाकर, तो टोटल 10 लोग हो गए। इस 5 लोग वाले एरिया को इस एरिया के साथ अगर मिला दें तो 5 और 5 10 लोग यहां हो गए। अब एक एक सीट सबको दे दिए, एक सीट यहां, एक सीट यहां, एक सीट यहां, एक सीट यहां। तो हमको करना क्या पड़ा, हमको करना पड़ा जो अंदर का एरिया है उसको इस तरह से एडजस्टमेंट किए कि जैसे देखिए क्या है, आप जहां भी रहते हैं, अब आप जहां रहते हैं वहां पर आपके इलाके से 10-12 किलोमीटर दूर से एक मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत होती है। उस निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत होती है, वहां एक सांसद की वहां से चुनकर जाएगा, और आप जहां रहते हैं वो 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहां से भी एक सांसद चुन के जाएगा। अगले जब चुनाव के वक्त क्या हुआ, ऐसा इसको बांटा गया जनसंख्या को एडजस्ट करने के लिए कि ये जो आपका एरिया था यहां से अब अलग कोई सांसद नहीं चुन के जाएगा, बल्कि इसी इलाके में इस पूरे इलाके को काउंट कर लिया गया। ठीक है, इसका मतलब अंदर इस तरह से विभाजन किया गया, अंदर जगहों को इस तरह से एडजस्ट किया गया कि ये जो एरिया आपका पहले था दूसरे एरिया में आता था, ये अब दूसरी सीट में चला गया। समझ में आ रही है बात।
तो दो तरह के एडजस्टमेंट हैं, दो तरह से चीजों को देखना है। एक तो देखना है अलग अलग स्टेट में हमें सीट्स इस तरीके से आवंटित करने हैं कि सीट्स और जनसंख्या का जो अनुपात हो वो सारे स्टेट के लिए एक जैसा हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और दूसरा, इसके अंदर ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि एक निर्वाचन सीट में और दूसरे निर्वाचन सीट में जनसंख्या और सीट के अनुपात का लगभग एक जैसा हिसाब किताब हो। ऐसा ना हो कि एक सीट हमने दे दिया है 25 लोगों वाले इलाके के लिए और एक सीट दे दिया है 2 लोग जहां रहते हैं वहां के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? सारे 40 एक ही जगह तो रहते नहीं है। मान लीजिए यहां 20 लोग रहते हैं या 25 लोग रहते हैं, अब इसको एक सीट दिए हुए हैं, स्टेट के भीतर की बात हो रही है, और यहां 2 ही लोग रहते हैं, इसको भी एक सीट दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहां भी कोशिश करनी है कि 10 हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को कहेंगे कि यहां से उठ के यहां चले जाइए, या अपना एरिया ही ऐसा कर लेंगे कि इधर जो 8 लोग और रहते हैं इसको इस निर्वाचन क्षेत्र में मिला के एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? और इसी पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक शब्द आपने सुना होगा, परिसीमन। संसद एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा परिसीमन आयोग बनाती है, जिसका काम यही है अलग अलग राज्यों में सीटों का आवंटन इस तरीके से हो कि जनसंख्या और सीट्स की संख्या के अनुपात सारे राज्यों के लिए लगभग एक जैसे हों, जहां तक हो सके, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली। और दूसरा, एक स्टेट के भीतर, किसी स्टेट के भीतर प्रादेशिक जो क्षेत्र हैं उनका इस तरह से व्यवस्था हो कि कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो जाए, बल्कि ये अनुपात जनसंख्या और सीट की का अनुपात है वो वहां भी अंदर भी बराबर रहे। इसी के लिए परिसीमन की व्यवस्था है। ठीक है, तो 81 में हमने क्या देखा? प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से होगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए जहां तक पॉसिबल हो एक ही हो। बात स्पष्ट हो गई? इसका एग्जाम्पल क्या है? 10 वाला। 10 सीट्स हैं 100 लोगों के लिए। ए स्टेट है, बी स्टेट है, सी स्टेट है। ए में 40 लोग रहते हैं तो 4 सीट मिलेगा, बी में 20 लोग रहते हैं तो 2 सीट मिलेगा, सी में 40 लोग रहते हैं तो 4 सीट मिलेगा। ये वाला हो गया अलग अलग स्टेट में एक जैसा सीट का आवंटन हो जाए। दूसरा, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। मतलब जो हम अलग अलग स्टेट के लिए मेथड अपना रहे हैं वही मेथड इस एक स्टेट के भीतर भी अपनाना है कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व मिले वो एक जैसा मिले। फिर एक प्रोविजो जोड़ा गया है, परंतु इस खंड क के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब इस व्यवस्था से उन राज्यों को अलग रखा गया है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। यह व्यवस्था उन राज्यों पर लागू नहीं होगी जहां की जनसंख्या बहुत कम है, 60 लाख से कम है। ठीक है, तो उनको एक्सक्लूड किया गया है इस पूरे प्रोसेस से। फिर अगला, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। कहने का मतलब क्या है? लास्ट सेंसस जो हुआ है जिसके आंकड़े पब्लिश हो चुके हैं, जनसंख्या का मतलब हुआ लास्ट जनगणना जिनके आंकड़े आ चुके हैं। ठीक, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का, जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लगाया जाएगा कि खंड 2 के उपखंड क और इस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है, खंड 2 के उपखंड ख के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई एक शब्द है ना कि प्रत्येक राज्य के
भाई लोकसभा में सीटों के आवंटन का आधार क्या है? जनसंख्या है। अगर किसी एक स्टेट को जितनी सीट्स दी गई हैं उसके भीतर भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना है। तो ये जनसंख्या से क्या समझा जाएगा? भाई जनसंख्या स्थिर रहने वाली चीज थोड़ी है। 1950 में जो जनसंख्या थी, आज कितनी जनसंख्या है? आज जितनी जनसंख्या है, क्या 10 साल बाद भी उतनी ही जनसंख्या होगी? बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो जब जब जनसंख्या बढ़ेगी, हमने अभी उदाहरण में देखा कि भाई ए बी सी, मान लीजिए साल 2021 की स्थिति ये है कि यहां ए में रहते हैं 40 लोग, बी में रहते हैं 20 लोग और सी में रहते हैं 40 लोग, ठीक है। लेकिन 2031 की क्या स्थिति होगी? ए में रहेंगे मान लीजिए 60 लोग, जनसंख्या बढ़ जाएगी। बी में रहेंगे 30 लोग, और परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग को लेकर अगर बहुत बढ़िया राज्य ने काम किया, हो सकता है सी में रह गए 25 लोग। जनसंख्या बढ़ी नहीं, उल्टे घट गई, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना। मृत्यु दर कैसा है, जन्म दर कैसा है, ठीक है, परिवार फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या स्कीम्स चल रही हैं, उसको लेकर लोगों में कितनी स्वीकार्यता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में इस तरह की स्कीम बहुत कारगर नहीं होती, और साउथ इंडिया में फैमिली को लेकर जो स्कीम्स हैं सरकार के, वो कारगर होते हैं, तो वहां जनसंख्या नियंत्रित रही, और नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या बाढ़ आ गई। देख ही रहे हैं क्या साइज है हमारा। तो जाहिर सी बात है कि 10 साल में स्थिति क्या हुआ? चेंज हो गया। जहां 40 लोग रहते थे वहां 60 लोग रह रहे हैं, जहां 40 लोग रहते थे वहां 25 लोग रह रहे हैं। अब बताइए कि 2031 में जब सीट का बंटवारा होगा तो क्या यहां 4 ही सीट की जरूरत है? नहीं, हर 10 आदमी पर 1 सीट चाहिए ना, तो यहां तो 6 सीट की जरूरत हो गई। अब बताइए कि यहां जो 4 सीट दिया गया था 2021 के हिसाब से, 10 साल बाद अगर इसकी जनसंख्या 25 ही रह गई, तो यहां क्यों जरूरत है 4 सीट की? अब तो हर 10 आदमी के हिसाब से यहां 2.5 ही सीट चाहिए। 2.5 सीट नहीं होता तो इसको 20 कर लीजिए, तो 2 सीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो इस समस्या से निपटने के लिए ही परिसीमन की व्यवस्था होती है। हर 10 साल पर जब जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो फिर क्या होगा? सीट्स को फिर से देखना पड़ेगा ना, कि जहां की जनसंख्या बढ़ गई है वहां सीट ज्यादा करें। और इसी तरीके से अंदर भी पूरी व्यवस्था चेंज हो जाएगी। अंदर इस 40 लोग में पहले एक क्षेत्र में 25 लोग रहते थे या 15 लोग रहते थे, अब वहां पर 10 ही लोग रहते हैं एक क्षेत्र में। तो इसमें भी अंदर चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। तो जनसंख्या से क्या मतलब निकाला जाए, यही वो बता रहा है कि जनसंख्या से पहला मतलब तो ये है कि हर बार जब सेंसस होगा, जनगणना होगी 10 साल पे, तो जनगणना के बाद जो प्रकाशित आंकड़े हैं जनसंख्या का मतलब वो है। लेटेस्ट जो सेंसस है वही जनसंख्या का मतलब है। लेकिन अब इसमें संकट क्या आया? इसी के आधार पर हर 10 साल पर जब सेंसस हुआ और परिसीमन आयोग बनाया गया, तो 1952 में पहला परिसीमन हुआ, यानी परिसीमन आयोग एक्ट के जरिए बना, और इस तरह से सीटों के आवंटन को देखा गया कि क्या क्या चेंज करना है और अंदर क्या क्या चेंज करना है। वही 2 बातें। 1962 में भी परिसीमन आयोग बना, 1972 में भी परिसीमन आयोग बना, ठीक है। 72 आते आते हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था कि जनसंख्या कहां स्थिर रह गई है। 1971 हर जगह इंडिया में 1971 की जनगणना को स्थिर कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्यों कर दिया गया? मैंने उस समय भी बताया था आपको कि 72 आते आते स्थिति ये हो गई, ठीक है। और ये आंकड़े कैसे हैं? 1971 का सेंसस हुआ तो 1972 में परिसीमन आयोग बना, 1961 का सेंसस हुआ तो 1962 में परिसीमन आयोग बना। अब 72 आते आते साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कंसर्न जताने लगे कि भाई हम लोग तो फैमिली प्लानिंग पर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकार की स्कीम को समझ रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ तो जनसंख्या नियंत्रित है, और नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ रही है। अब फर्ज कीजिए कि जहां यहां 4 सीट था, वहां मान लीजिए अगर 10 सीट हो गया हो, 10 सीट की रिक्वायरमेंट हो गई हो, और जहां ये 4 सीट था
उसकी रिक्वायरमेंट अगर 4 ही की बनी हुई है या कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है ना कि लोकसभा में यहां से 4 ही लोग जाएंगे और यहां से जहां से 4 लोग जाते थे वहां 10 लोग जाएंगे, तो उसको कंसर्न होगा कि नहीं? तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको ये कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न उठा और इस पर विरोध हुआ कि भाई अगर ये हर साल जनसंख्या के आधार पर आप तय करेंगे कि लोकसभा में सीटों का आवंटन कितना होगा, तो बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब के सीट्स ज्यादा रहेंगे, हमारे कम रहेंगे। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको साल 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया। ठीक है, अब जब साल 2000 आ गया तो ऑब्वियसली अब नया परिसीमन आयोग बनाना पड़ता। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा कहा गया कि भाई जब तक साल 2000 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर ही अब तय करेंगे लोकसभा में सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कैसे एडजस्टमेंट करना है। साल 2000 तक इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, ये 76 में कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन से। अब साल 2000 आ गया, अब क्या करना है, तो फिर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दिया गया 2001 में कि अभी 2026 तक इसी को रखेंगे। ठीक है, 2026 तक, 2026 के बाद जो सेंसस होगा, यानी 2026 के बाद कब जनगणना होगी, 2031 में, यानी 2032 में नया परिसीमन आयोग बनेगा। तो 2026 के बाद वाली जनगणना के जो प्रकाशित आंकड़े होंगे उसके बाद फिर परिसीमन आयोग चेंज करेगा इस पूरी व्यवस्था को। तब तक जितनी सीट जिस स्टेट की है वो उसी तरीके से बनी रहेंगी। ठीक है, अब हमने एक चीज देख लिया कि भाई 2026 तक, 2026 के बाद जो जनगणना होगी यानी 2031 में होगी, 2031 में जो जनगणना होगी उसके आंकड़े जब प्रकाशित होंगे यानी 2032 तक। अब एक चीज तय है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन जो हो चुका है, बिहार को अगर 40 सीट है, यूपी को अगर 80 सीट है, यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात कहा गया कि भाई ठीक है, बिहार को अगर 40 सीट है तो 40 सीट ही रहने दीजिए, या किसी स्टेट को जितना सीट आवंटित है उतना ही रहने दीजिए। उसके लिए ठीक है, 2026 के बाद जब सेंसस होगा 2031 में उसके आंकड़े प्रकाशित होंगे, 2032 में जाकर परिसीमन बैठेगा और फिर सीट्स बढ़ाए जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो बिहार के भीतर अलग अलग शहर हैं, ठीक है, इन शहरों में जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं, शहर कहना ठीक नहीं है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसमें भी तो जनसंख्या में उतार चढ़ाव आया है ना। कम से कम इसको तो एडजस्ट कर लीजिए। कुछ हिस्से को, जैसे हमने कैसे एडजस्टमेंट देखा कि भाई जहां ज्यादा जनसंख्या है उसके कुछ हिस्से को उन क्षेत्र में डाल दीजिए, उस क्षेत्र से मिला दीजिए जहां कम जनसंख्या है, तो कम से कम जनसंख्या और सीट के, एक सीट के हिसाब से जितनी जनसंख्या चाहिए उतनी जनसंख्या मिल जाएगी। तो हुआ कि ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस हुआ 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो परिसीमन इसके लिए लास्ट हुआ 2002 में। दो अलग अलग चीजें हैं, राज्यों के बीच सीटों का आवंटन कैसा हो वो फिक्स हो गया है 2026 की जनगणना के बाद जो प्रकाशित होगा उसके हिसाब से होगा। कब फिक्स हुआ, 1976 में, यानी 72 में लास्ट परिसीमन हुआ, उसके बाद फिक्स हो गया। लेकिन ये अंदर जो एडजस्टमेंट करना था इसका लास्ट परिसीमन हुआ 2002 में, क्योंकि इसमें कर दिया गया कि 2001 की जनगणना को आधार बनाकर इसको किया जा सकता है। तो यही ये कह रहा है
परिसीमन हमें 82 में पढ़ेंगे, अभी 81 में पढ़ रहे हैं, उसकी पूर्व जो स्थिति है। यही कह रहा है कि इस अनुच्छेद में जनसंख्या का मतलब होगा लेटेस्ट सेंसस, अंतिम जो जनगणना हुई है उसको आधार बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन खंड 2 का उपखंड क क्या है? खंड 2 का उपखंड क राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन। पहला वाला केस, अलग अलग स्टेट को कितना कितना सीट मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि खंड 2 के उपखंड क यानी जो स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स को कितने कितने सीट्स मिलेंगे, इंटर स्टेट हो गया इसको अंग्रेजी में अगर कहें। ठीक है, इसके लिए किस स्टेट को कितना सीट आवंटित होगा, इसके लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। और खंड 2 के उपखंड ख यानी जो एक स्टेट के भीतर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का एडजस्टमेंट करना है, उसके प्रयोजन के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। ठीक है, चलिए अब आइए परिसीमन वाला असली एक्ट 82। प्रत्येक जनगणना के पश्चात फिर से समायोजन, पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। अब आप परिसीमन पूरा पढ़ चुके हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? हर जनगणना के बाद फिर से रीएडजस्टमेंट करना है, पुनः समायोजन करना है। किन किन चीजों का? पहला, राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन कितना होगा, बिहार को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, केरल को कितना मिलेगा, पहला काम यह है। दूसरा काम, राज्य के भीतर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कैसे होगा, कौन करेगा? ऐसा प्राधिकारी करेगा और ऐसे मेथड से करेगा जो संसद लॉ बनाकर निश्चित करे। संसद लॉ बनाकर डिलिमिटेशन एक्ट के जरिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है, परिसीमन आयोग बनाती है। वही प्राधिकारी और ऐसे मेथड से करेगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। तो संसद ने क्या अवधारित किया? डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि 2032 में मान लीजिए परिसीमन हुआ, ठीक है, और उस समय लोकसभा चल रही है, तो ये अगली लोकसभा के लिए होगा। जैसे अभी 24 में चुनाव है, तो 24 से चुनाव से लीजिए तो 24 से 29 सरकार रहेगी, अगर कुछ नहीं गड़बड़ हुआ। फिर 29 से 34 सरकार रहेगी। 2029 से 34 जब सरकार रहेगी, इसी बीच में परिसीमन हुआ, परिसीमन आयोग ने अपना काम किया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि इन बिटवीन द लोकसभा उस सरकार के चलते हुए ही इन सबको चेंज कर दिया जाएगा, वो अगले वाले इलेक्शन से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जनरली क्या होता है, फ्रेश चुनाव जब होने होते हैं तो परिसीमन आयोग उस पर काम करता है। ठीक है, ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा बताए किस तारीख से होगा। और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति एक डेट बता देगा कि भाई इस डेट से एक उस तारीख से प्रभावी होगा, जो राष्ट्रपति एक ऑर्डर के द्वारा बता दे कि इस डेट से ये व्यवस्था लागू होगी। और उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर कोई निर्वाचन किया जा सकेगा। उसके मतलब बाई इलेक्शन जानते हैं ना आप, भाई कहीं भी मान लीजिए बाई इलेक्शन की जरूरत आ गई, तो फिर जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसी के हिसाब से वहां पर उस समय इलेक्शन करा लिया जाएगा, वो काम नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है ये कि ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर निकाल के बता दिया कि इस तारीख से अब ये नई व्यवस्था लागू होगी। ठीक है, तो जब ये व्यवस्था बता दिया, उस डेट तक जो भी निर्वाचन का काम होगा वो पहले वाली व्यवस्था से होगा। फिर क्या कह रहे हैं,
सन 2026 के पश्चात की गई पहले जनगणना के जब तक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि भाई जब तक 2026 का आंकड़ा नहीं आ जाता, 2026 के बाद जो सेंसस होगा यानी 2031 का सेंसस होगा, तब तक फिर से पुनः समायोजन यानी परिसीमन करना आवश्यक नहीं है। तब तक के लिए ये स्थिर हो गया है कि लोकसभा में कितने सीट्स होंगे राज्यों के पास, ये 1971 की जनगणना के आधार पर, और राज्य के भीतर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन है ये 2001 की जनगणना के आधार पर फाइनल हो गया है। ठीक है, कब तक के लिए? 2026 के बाद तक के लिए, मतलब 2026 का, जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर फिर से ये होगा। तो अभी तक परिसीमन कहां का कब कब हुआ? 1952, 1962, 1972, ये परिसीमन हुआ जो लोकसभा के सीटों का आवंटन राज्यों के लिए हुआ, और 2002 वाले परिसीमन में प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया गया। 2002 वाले में लोकसभा के सीटों के आवंटन पर काम नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज पर काम किया गया। बात स्पष्ट है? परिसीमन समझ गए तो समझिए बहुत बड़ा काम कर लिया। अब ये इतना जो भारी भरकम बातचीत की गई उसका कंक्लूजन बस इतना है। इसका कंक्लूजन ये है कि आर्टिकल 82 में दो चीजों के पुनः समायोजन की बात की गई है। पहला, राज्यों में सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य को कितना सीट मिलेगा। दूसरा, हर राज्य के भीतर, प्रत्येक राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन। ठीक है, 81 में बताया गया है कि लोकसभा में सीट्स के मेथड ये होंगे, जनसंख्या और सीट के बीच अनुपात सेम रखना है। 82 में बताया गया है कि सेंसस के बाद इसको फिर से रीएडजस्टमेंट करना होगा, जिसके लिए संसद विधि बनाएगी और संसद परिसीमन आयोग के द्वारा, एक्ट के द्वारा परिसीमन आयोग बनाती है और वही ये काम करता है। राज्यों में सीटों का आवंटन 2026 के बाद जो सेंसस होगा, जो आंकड़े प्रकाशित होंगे 2031 के, उसके आधार पर ही अब चेंज होगा, अब चेंज नहीं होगा। इसमें दो बातें याद रखनी है, ठीक है, कि 2026 तक चेंज नहीं होगा और जनसंख्या का आधार 1971 है। राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन में जनसंख्या का आधार 2001 की जनगणना है और यह भी 2026 के बाद वाले सेंसस से जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर चेंज होगा। तो बस अंतर क्या है कि सीटों का आवंटन का जनगणना का आधार वर्ष है 1971 और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का आधार वर्ष है 2001। दोनों ही अब चेंज कब होंगे? 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके आंकड़े जब प्रकाशित होंगे तो दोनों ही स्थिति में ये वाला सेम है 2026 के बाद, यानी अगला परिसीमन जो होगा वो 2032 में होने की संभावना है। बात समझ गई? समझ में आ गई? चलिए अब देखें जल्दी से आगे। संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? राज्यसभा विघटित नहीं होती। ठीक है, विघटन होने वाला सदन नहीं है। तो कभी भी याद रखना है कि विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव
लगभग 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार हर दूसरे साल की समाप्ति पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यानी संसद के सदनों की अवधि, पहला ध्यान रखिए कि राज्यसभा विघटित नहीं होती, लेकिन राज्यसभा का मेंबर जो चुना जाएगा उसका कुछ तो कार्यकाल होगा, वो संविधान में नहीं दिया गया है, संसद विधि द्वारा तय करती है। और संसद ने विधि द्वारा ही तय किया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, इसका कार्यकाल है 6 वर्ष। तो अब 6 वर्ष कार्यकाल है, हर 2 साल पर, 2 साल जिसका पूरा हो गया, 1/3 लोग ऐसे होंगे जिनका 2 साल पूरा हो गया, तो 1/3 लोग चले जाएंगे और 1/3 नए लोग आ जाएंगे हर 2 साल पर। ठीक है, तो लगभग 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार हर दूसरे साल की समाप्ति पर शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। इसका मतलब 5 साल हो जाने के बाद लोकसभा खुद से विघटित हो जाएगी, स्वतः विघटित हो जाएगी, चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल क्या है, कितने समय में विघटित होती है, 5 साल तक बनी रहती है, इसके बाद स्वतः विघटित हो जाती है। 5 साल की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। ठीक है, इसलिए स्वतः विघटित हो जाती है। लेकिन उक्त अवधि को जब इमरजेंसी की कंडीशंस हो, राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी में भी वित्तीय आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 साल के लिए इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1971 से 76 तक 5वीं लोकसभा का टेन्योर था। 18 मार्च 1976 को लोकसभा को विघटित हो जाना चाहिए था। 18 मार्च 1976 को लोकसभा विघटित हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय इमरजेंसी चल रहा था, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके आधार पर इसको 1 साल के लिए पहले बढ़ाया गया और फिर दोबारा 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। अब एक बात बताइए कि हमने 18 मार्च 1976 को अगर मतलब लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी, अगर इसको बढ़ा लिया 1 साल के लिए तो 18 मार्च 1977 तक हो गया। ठीक है, लेकिन इन बिटवीन इमरजेंसी खत्म हो गया। तो अगर इन बिटवीन इमरजेंसी खत्म हो गया तो 6 माह से ज्यादा, इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 माह से ज्यादा समय तक लोकसभा नहीं बनी रह सकती। तो क्या कह रहा है कि परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। यानी मैक्सिमम संसद चाहे तो 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा सकती है, 1 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ा सकती है और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यानी उद्घोषणा जब आपातकाल का खत्म हो गया उसके बाद 6 माह से अधिक लोकसभा डिसॉल्व नहीं रह सकता। बात स्पष्ट है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।